हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू हीरोन्स क्लासेज। और आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशंस चैप्टर 2 फिजिक्स का क्लास 9, या फिर आप फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन भी कह सकते हो। तो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब कई बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे कि ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशन है वो तो आराम से बन जाती है, कई बच्चों से बन भी जाती है। बिल्कुल, जिन बच्चों से बन रही है बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। पर जो बच्चे थोड़े से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं क्वेश्चंस को हिट करने में, क्वेश्चंस को लगाने में, चाहे वो न्यूमेरिकल हो या फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो, क्योंकि इस चैप्टर में हम देख रहे हैं कि कई ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो थ्योरेटिकल हैं पर उसे समझने में काफ़ी परेशानी आ रही है, और जो न्यूमेरिकल है उसे बनाने में परेशानी आ रही है। मैं बच्चों के हिसाब से बोल रहा हूँ, मेरे से तो सारे बन जाएंगे क्योंकि मैंने पढ़ रखा है ये सब, राइट। मैं आज आपको क्या सिखाने वाला हूँ, आपकी जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशन है ना, वो गूगल पे भी कई जगह मिल जाएगी आपको। गूगल पे कई वेबसाइट है जिन्होंने पूरा आंसर आपको दे रखा है, कैसे बनाना है पूरा डिटेल आपको बता रखा है। आप क्या कर सकते हो, छाप सकते हो, छाप के दिखा सकते हो स्कूल में कि हाँ मेरा काम तो पूरा हो गया, मैंने तो कंप्लीट कर लिया। पर जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो आपको नहीं मिल पाई। वो अंडरस्टैंडिंग या तो आपको क्लास में मिल सकती है और नहीं तो यहाँ पे आपको मेरे साथ मिल सकती है, या फिर और भी जो लोग इस दिशा में एजुकेशन में क्वालिटी और फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं और आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ना सिर्फ मैं बल्कि और भी लोग हैं, तो वो आपको हेल्प कर सकते हैं। हम आज क्या करेंगे, हम स्ट्रैटेजी वाइज और टेक्निक वाइज किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है ये सीखेंगे, साथ साथ आंसर भी लाएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस अ नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। कहने का मतलब कोई एक ऐसी ऑब्जेक्ट है, ये मान के चलो कोई ऑब्जेक्ट है ऐसा, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ओके। अब इसके ऊपर किसी भी तरह का बाहरी फोर्स नहीं लग रहा है। एक्सटर्नल कहने का मतलब बाहरी, अनबैलेंस्ड कहने का मतलब बाहर से कुछ 10 न्यूटन का लग गया या फिर 20 न्यूटन का लग गया, तो वैसा कोई फोर्स इसके ऊपर लग नहीं रहा है। बाहर के जो फोर्सेस हैं खत्म है, नो फोर्स, फोर्स इक्वल 0 न्यूटन। किस फोर्स की बात कर रहे हैं हम, एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये लग ही नहीं रहा है, ठीक है। ये मतलब कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, कहने का मतलब 0 न्यूटन है बाहर का फोर्स। क्या ये पॉसिबल है उस ऑब्जेक्ट के लिए कि वो ऑब्जेक्ट जो हो वो नॉन जीरो वेलोसिटी के साथ ट्रैवल कर सके। नॉन जीरो वेलोसिटी का मतलब आप क्या समझ रहे हैं, मतलब वो ट्रैवल तो कर रहा है, मूवमेंट में है। सोचो कोई एक ऑब्जेक्ट है जो मूवमेंट में है, आगे की तरफ बढ़ रहा है, और जब आगे की तरफ बढ़ रहा है तो उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, जीरो तो नहीं होगी, जीरो तो नहीं होगी ना, कुछ तो होगी। 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 1 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, कुछ तो होगी जरूर, जीरो नहीं होगी। और इस पर फोर्स भी नहीं लग रहा है, किसी तरह का एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं लग रहा है। तो हमसे ये पूछा जा रहा है बिना फोर्स के कोई चीज़ की वेलोसिटी हो सकती है क्या, किसी गाड़ी की वेलोसिटी बिना फोर्स के हो सकती है क्या, ये पूछा जा रहा है। इफ़ यस, अगर आपका जवाब हाँ है तो आप कंडीशन बताइए, दैट मस्ट बी प्लेस्ड ऑन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। एक ऐसा आप कंडीशन बताइए, एक ऐसा रीजन बताइए जो किस पे बेस्ड हो, मैग्नीट्यूड पे और डायरेक्शन पे, कि हाँ वेलोसिटी की ये डायरेक्शन है। क्योंकि हम जानते हैं फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है, वेलोसिटी भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड भी होती है, डायरेक्शन भी होती है। तो देखो ये इसका आंसर क्या होगा, ये भी कहा गया कि अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता तो उसके पीछे भी रीजन दीजिए। हाँ तब भी रीजन बताइए, नहीं तब भी रीजन बताइए। तो अगर मैं कहूँ कि हाँ ऐसा हो सकता है, कई लोग सोचने लगेंगे बिना फोर्स के कैसे मूव कर सकती है ऑब्जेक्ट, हो रहा ना, दिमाग में चल रहा है, ये बातें चल रही है, बिना फोर्स के कैसे ऑब्जेक्ट मूव कर सकती है, और अगर मूव कर भी रही है तो कैसे, उसकी वेलोसिटी कैसे हो सकती है। बोला गया कि नॉन जीरो वेलोसिटी, कुछ ना कुछ होना चाहिए वेलोसिटी। तो आप समझो इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट पहले से ही मोशन में थी। हमारे ब्रह्मांड में कई ऐसी चीज़ें हैं जो मोशन में है, पहले से मोशन में, राइट। कोई एक ऐसा कॉमेट आता है, एक बड़ा सा एस्ट्रॉयड ही ले लेते हैं, ऐसे ऐसे ट्रैवल करते आता है, चल रहा है, एक वेलोसिटी के साथ वो चल रहा है, और जब तक किसी प्लैनेट से हिट नहीं करता है उसका मोशन में कोई चेंज नहीं आता है। हो सकता है अगर वो प्लैनेट के साथ हिट करता तो ब्लास्ट हो जाता, या फिर प्लैनेट के ग्रेविटेशनल फोर्स के करीब आता तो वो मुड़ जाता, बेंड हो जाता, कुछ भी हो सकता था, राइट। तो अभी तक ये किसी भी बाहरी, देखो अगर ये एस्टेरॉयड किसी प्लैनेट के ग्रेविटेशनल फोर्स के अंतर्गत आता है तब एक फोर्स इस पे लगेगा ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, तब यही ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल फोर्स कहलाएगा। पर मुझे क्या बताई गई है कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। तो ये हो सकता है, पॉसिबल है कि कोई ऑब्जेक्ट पहले से ही किसी मोशन में था, किसी वेलोसिटी के साथ मोशन में था। मान के चलो 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये चल रहा था, पहले से ही चल रहा था,
पहले की कहानी है, आपने नहीं देखा, बस ये पहले की कहानी है कि कोई फोर्स इसके ऊपर लगा होगा, बहुत पहले लगा होगा, और वो फोर्स इसको एक वेलोसिटी दे गई होगी 4 मीटर पर सेकंड की, और ये चल रहा है, और अभी इस पर किसी भी तरह का बाहरी फोर्स नहीं लग रहा है। बाहरी फोर्स करने का मतलब ना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, ना कोई आके इसे धकेल रहा है, ना कोई चुंबक इसे खींच रही है, ठीक है, कुछ भी बाहरी फोर्स नहीं लग रहा है, फिर भी ये वेलोसिटी में है कि नहीं, है ना, 4 मीटर पर सेकंड। तो ऐसा हो सकता है, यस इट इज पॉसिबल। हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। व्हेन अ कारपेट इज बीटन, किसी कारपेट को बीट करो। बीट करने का मतलब जब आप घर में आप कारपेट इस्तेमाल करते हो, जो बहुत ज़्यादा गर्दा या धूल उसमें बैठ जाता है, तो आप उसे पकड़ कर झटकते हो। जैसे ही आप झटकते हो धूल निकलती है, राइट। तो इसको एक्सप्लेन करने को कहा गया है कि आप इसे कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे आप समझिए कि यहाँ पे इनर्शिया काम आने वाला है। अगर आपके इनर्शिया के कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, कंप्लीट हैं, अच्छे से आपने समझ रखा है, तो बहुत ही आसान होगा। अदरवाइज मैंने वीडियो जिस पे बना रखी है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी 9th फिजिक्स की, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। अब देखो, मान के चलो ये कारपेट है आपका, ऐसे, ठीक है, ये है कारपेट आपका, मैंने रेक्टेंगुलर बनाया है, ठीक है। ऐसे आपने क्या कर लिया, इसे होल्ड कर लिया, आपने इसे इस तरह से होल्ड कर लिया, ओके, आपने इसे होल्ड कर रखा। चलो यहाँ पे भी होल्ड कर रखा। अब मैं इस पे क्या कर रहा हूँ, मैं इस पे हिट कर रहा हूँ, एक छड़ी से हिट कर रहा हूँ, ठीक है, इस पे फोर्स लगा रहा हूँ, एक छड़ी से इस पे फोर्स लगा रहा हूँ। जैसे ही मैं फोर्स लगाऊंगा ये कारपेट तो इधर की तरफ आ जाएगा, इधर की तरफ, और धूल जो होगा आपको किस तरफ दिखेगा, मान के चलो ये जो रेड पार्ट है ना, ये ऐसे ऐसे रेड, इसमें धूल चिपका हुआ था, ये सारे धूल इस तरफ आ जाएंगे। होता है ऐसा, आपने कारपेट पे मारा ऐसे, एग्जाम्पल में के तौर पे मैं बता रहा हूँ, देखना, ये कारपेट है आपकी, ये है कारपेट आपकी। आप जब कारपेट को ऐसे मारते हो तो कारपेट इधर आती है, पर धूल उधर की तरफ ऐसे उड़ने लगता है, सामने दिखने लगता है। ऐसा क्यों होता है? जब धूल इस पर चिपकी हुई थी, मैं यहाँ पे रेड ऐसे कर देता हूँ, जब धूल इस पर चिपकी हुई थी तो ये इसके साथ एक इनर्शिया में थी, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में थी, और जैसे ही इस पर मारा गया, जैसे ही इस पे मारा गया तो मारने के कारण इसकी इनर्शिया की जो स्थिति थी वो टूट गई। कोई भी पार्टिकल चाहेगा कि अगर मैं रेस्ट में हूँ तो मैं रेस्ट में ही रहूँगा, मोशन में ना रहूँ। और अक्सर ऐसा आपके साथ भी होता है कि आप बस में स्थिर खड़े हो या फिर बैठे हो स्थिर, मोबाइल चला रहे हो, बस में बैठे हो, आपकी अपनी सीट है, और अचानक गाड़ी खुल जाती है तो आप ऐसे धक्का खाते हो। गाड़ी तो आगे गई ना, पर आप झटका पीछे खाते हो। तो हमेशा याद रखना, इनर्शिया में क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में झटका लगता है। जिस तरफ मूवमेंट होती है उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में झटका लगता है। अगर गाड़ी आगे गई है तो झटका आपको पीछे लगेगा। वही चीज़ अगर गाड़ी मूव कर रही होती और आप फिर से बैठ के मोबाइल चला रहे होते या फिर इस तरह से होते और गाड़ी चल रही अचानक रुक जाती तो आपको झटका आगे की तरफ लगेगा। गाड़ी रुकी मतलब गाड़ी पीछे ट्रेस की, आपको झटका आगे की तरफ लगा। ठीक उसी तरह से ये जो आपकी शीट है, जो आपकी क्या कह रहे हैं, कारपेट है, कारपेट के ऊपर इस तरफ मारा गया, कारपेट इस तरफ मूव किया, लेकिन जो डस्ट होंगे वो उस तरफ झटका खाएंगे, ठीक अपोजिट। और इस कारण डस्ट जो होते हैं वो निकल आते हैं। जो डस्ट से चिपके हुए थे वो डस्ट निकल गए। फोर्स इस तरफ लगाया गया, इनर्शिया के कारण डस्ट इस तरफ झटका खा रही है। क्लियर है? अब आते हैं, वाई इट इज़ एडवाइज्ड टू टाई एनी लगेज केप्ट ऑन द रूफ ऑफ अ बस विद अ रोप। आप देखते होंगे जब आप गाड़ी के साथ सफ़र करते हैं तो आपके जो सूटकेस होते हैं या फिर जो भी इंपॉर्टेंट लगेज होते हैं उसको ऊपर छत पे, बस की छत पे बांध दिया जाता है, या तो गैराज में रख दिया जाएगा। गैराज में बोल रहा हूँ, जो अंदर जो होती है ना सीट, क्या कर सकते हैं, जो जगह बनी होती है गाड़ियों में रखने के लिए, डिक्की, या तो उसमें रख दी जाएगी, या नहीं तो अगर भर गई जगह उसमें तो ऊपर छत पे उसे रस्सी से ज़रूर बांध दी जाती है, बिना रस्सी के नहीं रखा जाता है। क्यों? कि समझो आप एक गाड़ी ही लेके चल रहे हो, ये आपकी कार है, ठीक है, और ऊपर में ये वाली चीज़ बनी हुई है, टैक्सी ये सब में बनी रहती है ऐसे, ठीक है, इस तरह की चीज़ बनी रहती है। अब यहाँ पे आपने एक लगेज ले लिया, ऐसे आपने एक लगेज रख दिया, ठीक है, ऐसे एक लगेज रख दिया। अब गाड़ी तो मोशन में है आगे की तरफ, गाड़ी मोशन में आगे की तरफ, अचानक ये अगर रुक गई, अचानक ये ब्रेक लगाती है, देखो क्या होगा। ये गाड़ी उस तरफ मोशन में थी तो साथ साथ ये सूटकेस भी मोशन में था उस तरफ,
सूटकेस भी उस तरफ मोशन में था। अचानक जब गाड़ी रुकेगी तो इसके ऊपर एक झटका लगेगा पीछे की तरफ। गाड़ी तो आगे चल रही थी ना, गाड़ी आगे चल रही थी तो अचानक रुक गई, तो गाड़ी क्या कर रही है, ट्रेस कर रही है। समझना यहाँ पे, गाड़ी अचानक रुक गई मतलब कि ट्रेस कर रही है पीछे की तरफ, तो झटका किधर लगेगा, आगे की तरफ। ठीक है, झटका किधर लगेगा, आगे की तरफ। समझ रहे हो? ठीक है, तो गाड़ी अचानक रुकती है, ये झटका आगे लगता है। आप भी जब किसी बस में बैठे होते हो, जब बस अचानक से रुकती है आपको झटका आगे लगता है ना, क्यों? क्योंकि ये पहले से इनर्शिया ऑफ मोशन में किस तरफ था, इस तरफ था, तो ये उधर गिर जाएगा, ये यहाँ पे गिर के आ जाएगा। जो आपकी बस है, जो आपकी ट्रॉली है, ये कहाँ गिर जाएगी, यहाँ गिर जाएगी। अगर ऐसा केस होता कि ये गाड़ी रुकी हुई होती और अचानक एक्सेलरेट कर देती आगे की तरफ, तो चूंकि गाड़ी रुकी हुई थी तो ये जो सूटकेस था आपका वो भी रुका हुआ था, तो ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट में रहना चाहेगा। ये चाहेगा कि मैं यहीं पे रहूं, पर जैसे ही गाड़ी आगे निकल जाएगी, ये तो चाह रहा था यहीं पे रहूं, तो इसके आगे निकलने से इस पे एक पीछे की तरफ झटका लगेगा। जैसे आपने डस्ट वाले में देखा, तो जब पीछे की तरफ झटका लगेगा तो ये सूटकेस यहाँ गिर जाएगी। ठीक है, ये सूटकेस यहाँ गिर जाएगी। आप तो नहीं चाहोगे ना कि आपकी सूटकेस गिर जाए, चाहे गाड़ी रुके या अचानक चल पड़े। आप तो चाहते हो आपकी सूटकेस जो ये रूफ पे ही रहे, गिरे ना कहीं। इसलिए क्या किया जाता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट या इनर्शिया ऑफ मोशन को काउंटर करने के लिए, इससे बचने के लिए इसे रस्सी से बांध दिया जाता है। ठीक है, इसे रस्सी से बांधना बहुत ज़रूरी है। समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 पे। सो 4th क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है, अ बैट्समैन हिट्स अ क्रिकेट बॉल विच देन रोल्स ऑन अ लेवल ग्राउंड। एक बैट्समैन है जो कि हिट करता है किसी बॉल को और वो समतल भूमि पे, समतल ग्राउंड पे आगे की तरफ बढ़ रही है बॉल। ठीक है, आफ्टर कवरिंग अ शॉर्ट डिस्टेंस, वो बॉल थोड़ी दूर चलने के बाद रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है। आखिर बॉल कहीं ना कहीं तो रुकेगी ना, या तो किसी से चीज़ से टकरा के रुकेगी, नहीं तो अपने आप भी रुक जाती है। कभी कभी आपने IPL के मैचों में देखा होगा या फिर किसी भी क्रिकेट मैच में आपने देखा होगा कि बैट्समैन हिट करता है पर बॉल जाती है और बाउंड्री के ठीक पास जाके अपने आप रुक जाती है। बहुत गुस्सा आता है कि बाउंड्री हिट नहीं की, अपने आप रुक गई। फिर फील्डर जाता है वहाँ पे बॉल को लेके, फिर कीपर के पास फेंक देता है। तो बहुत मज़ा आता है ऐसे में फील्डर्स को कि अच्छा बॉल तो अपने आप रुक गई, कुछ मेहनत ना करना पड़ा। तो बॉल कभी कभी अपने आप रुक जाती है और इसी के पीछे का कारण तुमसे पूछा गया कि ऐसा क्यों हुआ होगा। आफ्टर अ कवरिंग अ शॉर्ट डिस्टेंस द बॉल कम्स टू रेस्ट, बॉल स्लोज अप टू अ स्टॉप, बॉल धीमी हुई, उसकी गति धीमी होती गई और फिर बाद में जाके रुक गई। क्यों हुआ? बैट्समैन ने क्या जोर से मारा नहीं क्या? बैट्समैन डिड नॉट हिट द हार्ड इनफ। मान लीजिए गेल खेल रहा है और गेल ने बहुत ही जोरदार शॉट मारा है, तो हार्ड इनफ का तो ये क्वेश्चन ही नहीं आता है। हार्ड इनफ क्या होता है? ठीक है, मैंने चौके मारने के लिए ना बॉल को हिट किया था कि मैं बाउंड्री पार कराऊंगा, तो मैंने अच्छे से ही मारा था। ये आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, ये आंसर नहीं हो सकता। देखो कुछ अच्छा आंसर होना चाहिए, कुछ फिजिक्स के नज़रिए से देखो। वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स ऑन द बॉल। ठीक है, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल, कहने का मतलब अगर फोर्स ज़्यादा लगाया जाता तो वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती, और वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती तो ये रुकती नहीं। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? कभी ना कभी कोई ना कोई चीज़ तो आगे जाके रुकनी ही है ना, चाहे आप कितना भी जोरदार मार लो। मान के चलो आप एक रेगिस्तान में खेल रहे हो या फिर बहुत ही बड़ा मैदान है, बहुत बड़ा मैदान है, कितनी जोर तक से मारोगे? क्या पूरी धरती थोड़ी नाप जाएगी वो गेंद? कहीं ना कहीं जाकर तो रुकेगी ना। तुम यहाँ से हिट करते हो किसी बॉल को, अगर कोई बैरियर नहीं है आसपास, कोई उसे रोकने वाला नहीं है, फिर भी कहीं ना कहीं तो वो रुकेगी। क्या चलते थोड़ी रहेगी वो? स्पेस थोड़ी है, ब्रह्मांड थोड़ी है वो। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे भी है, तुम कितना फोर्स लगाओगे? तुमने असीम ताकत लगा दी, फिर भी बॉल कहीं ना कहीं रुक जाएगी। ठीक है, कहीं ना कहीं रुकेगी ही, चाहे कितनी भी बड़ी ग्राउंड हो। अब तीसरा ऑप्शन है, देयर इज अ फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन। अगर बॉल रुकी है तो कोई ना कोई तो ऐसा है जो बॉल को रोकने की कोशिश कर रहा है। अगर फील्डर नहीं रोक रहा है इसे, तो कोई दूसरा फोर्स है अद्भुत जो दिख नहीं रहा है पर इसे रोकने की कोशिश कर रहा है। कौन सा फोर्स है? तो हमारे दिमाग में एक चीज़ आती है कि एक फ्रिक्शनल फोर्स होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगता है सरफेस के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे ये जो बॉल है किस पे है? सरफेस के ऊपर रोल कर रही है, सरफेस के ऊपर रोल कर रही है। तो ये जो सरफेस क्या लगा रही होगी? इसके ऊपर लगातार फ्रिक्शनल फोर्स लगा रही है, फ्रिक्शनल फोर्स लगा रही है। किस डायरेक्शन में लगा रही है? बॉल को रोकने के लिए लगा रही है, तो अपोजिट डायरेक्शन में लगा रही होगी। बॉल ऐसे लगा रही है, फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे लग रही है, तो कहीं ना कहीं आके तो बॉल को रुकनी है ना,
चाहे छोटा मैदान हो या बड़ा मैदान हो, कहीं ना कहीं तो रुकनी है बॉल को। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स है जो कि अपोज कर रहा है। तो मेरे लिए ये ऑप्शन सही होगा, देयर इज अ फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन। चलो चौथा ऑप्शन भी देख ही लेते हैं, देयर इज नो अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन द बॉल। कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लग रहा है, मतलब कि कोई फील्डर आके से रोक नहीं रहा है, ठीक है, कोई फील्डर आके इसे रोक नहीं रहा है, इस कारण ये क्या हो गई, ये रुक गई। ये तो बड़ा अटपटा सा आंसर ही है अपने आप में, ये नहीं होगा। अब कोई फील्डर नहीं आके रोक रहा है तो क्या अपने आप रुक जाएगी? कोई इंसान थोड़ी है कि हाँ मुझे कोई हेल्प नहीं कर रहा तो चलो खुद ही मैं हेल्प कर लूँ अपने आप की, ऐसा थोड़ी होगा। ये तो बच्चों के साथ होता है कि बच्चे रोना शुरू करते हैं और अगर कोई चुप नहीं करा रहा हो तो अपने आप चुप हो जाता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। मेन ऑप्शन क्या है? ये है कि एक फोर्स लग रहा है जो कि फ्रिक्शनल फोर्स है इसे रोकने के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन तो बन गया, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपको थोड़ा बस दिमाग लगाना है और आप आंसर तक पहुंच जाओगे। अब आते हैं न्यूमेरिकल पे। पहला न्यूमेरिकल इस एक्सरसाइज का बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन अ हिल। एक ट्रक है, बड़ी सी ट्रक बनाते हैं, एक ट्रक है बड़ी सी, ये तो हमेशा होता है, कोई बात नहीं। चलिए देखिए, ये ट्रक है, ठीक है, अगर ट्रक नहीं अच्छी बनी हो तो कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। ये ट्रक है, ऐसे कुछ लगेज होगा इसके ऊपर, ठीक है, कुछ लगेज होगा इसके ऊपर। ये ट्रक है, ये आगे की तरफ बढ़ रही है, बढ़ रही है। और ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, कैसे स्टार्ट होती है? रेस्ट से स्टार्ट होती है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब रेस्ट से स्टार्ट होती है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी पहले ही क्या रख लो? 0 मीटर पर सेकंड। उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। अब ये रोल्स डाउन अ हिल कहने का मतलब आगे बढ़ रही है, ये नहीं कि घुलटनियाँ मार रही है, ऐसे नहीं चल रही है। रोल्स डाउन कहने का मतलब आगे बढ़ रही है विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इसके पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, मतलब कि एक्सेलरेशन समथिंग है जो बदल नहीं रहा है। ये 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो सकता है, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बदलेगा नहीं, वही एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट। इट ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकंड। इसी तरह से आगे चलते जाती है, कुल मिला के 400 मीटर ये दूरी कवर करती है, जो कि टोटल दूरी इसकी होगी एस में दूरी 400 मीटर। कितने समय में? t 20 सेकंड दिया गया है। सारे डेटा तो कलेक्ट हो ही चुके हैं। मेरे पास u है, मेरे पास एक्सेलरेशन नहीं है पर बताया गया है कि कांस्टेंट है, मेरे पास s है, मेरे पास t है। निकालना क्या है? फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकालना है। कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे? भले ही ये फर्स्ट चैप्टर नहीं है, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था जब मैं चैप्टर कंप्लीट कर रहा था। आपको सारे लिंक जो हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, अदरवाइज आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। सारी वीडियोस अवेलेबल है चैप्टर 2 की, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन की। मैंने आपको बता रखा था कि यहाँ पे भी इक्वेशन ऑफ मोशन का काफ़ी इस्तेमाल हो रहा है। इक्वेशन ऑफ मोशन से आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। कौन कौन से इक्वेशन ऑफ मोशन थे याद आता है हमें? v = u + at था, ठीक है, s = ut + ½ at² था, ठीक है, और एक और क्या था? v² = u² + 2as था। अब इन तीनों में से कोई लगा देना है जिससे कि मुझे क्या मिल पाए? a मिल पाए। मैं कौन सा लगाऊंगा? तो मेरे हिसाब से मेरे पास s है, देखो तो s है ना, इसको गोल करो, s है, मेरे पास u भी है, मेरे पास t भी है, मेरे पास यहाँ भी t है, बस क्या नहीं है? a नहीं है। बस एक ही वेरिएबल आ गया a। सारी चीज़ें पता है तो a नहीं निकल जाएगी, तो मैं क्या लगा देता हूँ? ये वाला लगा देता हूँ, s = ut + ½ at²। अगर ये लगा दिया तो लाइफ झिंगा लाला, या फिर बन जाएगी ना, एक्सेलरेशन आ जाएगी। चलो करते हैं, 400 यहाँ पे लगाते हैं। इनिशियल कितनी है? 0 है, तो 0 × t 0 ही हो जाएगी। 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करो, क्या होगी? 0 ही हो जाएगी। 0 × t 0 + ½ एक्सेलरेशन नहीं पता, पर t² क्या होगा? t देखो 20 है तो 20 का स्क्वायर करना पड़ेगा ना, 20 का स्क्वायर। अब देखो इस 20 का स्क्वायर को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ? समझना, 20 × 20 लिख सकते हैं ना, 20 × 20। ये 2 इसको 10 बार में काट देगा, 20 × 200 होंगे, 400 = 0 प्लस मतलब 0 को किसी भी संख्या से जोड़ो, वो 0 तो हट जाती है। 0 + 4 क्या होगा? 4 ही होगा ना, 0 तो नहीं ना बोलोगे बार बार, तो 0 को हटा देते हैं। यहाँ पे क्या आया? 200a आया, 200a है यहाँ पे गुना में। अब 20 × 200 a आ जाएंगे। a = क्या हो जाएगा? a = हो जाएगा 400/200। 0 से 0 कटा, a = क्या आ गया? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मेरा एक्सेलरेशन क्या निकल गया है? 2 दूनी 4, ऐसे काटोगे ना 2 आएंगे। एक्सेलरेशन
2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएंगे। देखो 400 ऊपर था, 200 नीचे था, 200 दूने 400, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पर यहाँ पे क्वेश्चन खत्म नहीं होता है, एक और है। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, निकल गया। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ मास इज 7 टन्स। ये आखिर ये कितना फोर्स लगा रही है? फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, इट्स मास इज 7 टन्स। तुमसे फोर्स पूछा गया, फोर्स कितना लगा रही है, कितना लगा रही है फोर्स? तो फोर्स का तो सिंपल फॉर्मूला होता है मास टाइम्स एक्सेलरेशन। और भी कोई फार्मूला होता है क्या? बहुत सारे फार्मूला होते हैं, पर यहाँ पे तो यही लगेगा, क्योंकि मास मुझे पता है। मास कितना दे दिया गया है? 7 टन्स। ठीक है, मास कितना दिया गया है? 7 टन्स। देखो ये सब वैल्यू जो है ना, यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए। देखो यहाँ पे वैल्यू यूज की है ना मैंने। मास 7 टन है, पर एसआई यूनिट तो केजी होती है, टन में तो लेना नहीं है। यहीं पे गलती नहीं करने की कोशिश करना, ठीक है, गलती नहीं करना है। 7 टन्स है, टन्स एसआई यूनिट नहीं है, केजी एसआई यूनिट होती है। तो टन्स को क्या करना पड़ेगा? केजी में। 1 टन इक्वल 1000 केजी होता है, 1000 केजी। तो मेरे 7 टन कितने हो जाएंगे? 7000 केजी हो जाएंगे। तो अगर मैं फोर्स निकालना चाहूँ तो मास मेरा 7000 केजी है, इनटू एक्सेलरेशन क्या है, अभी भी निकाला है, 2 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? और ये देखो यूनिट क्या है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आपको न्यूटन देगा। और ऐसे भी फोर्स निकाल रहे हैं तो फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन होती है। तो 7000 गुने 2, 14000 न्यूटन तुम्हारे आंसर आएंगे। तो मेरे पास 2 आ गए। यहाँ पे देखो एक मैं बॉक्स बना रहा हूँ, तुम इसे सीरियल वाइज नोट कर लेना। मेरे एक्सेलरेशन निकल गए थे 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और मेरे फोर्स निकल आए हैं 14000 न्यूटन। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, चलिए इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। देखना यहाँ क्या लिखा हुआ है। अ स्टोन ऑफ 1 kg इज थ्रोन विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस ऑफ अ लेक। ठीक है, कोई लेक है जो कि जमी हुई है, श्रीनगर में है ना, कश्मीर में कई ऐसे लेक हैं जैसे डल झील हो गई, वो जम जाती हैं ठंड के मौसम में। तो ये जो लेक है जमी हुई है, दिस इज लेक। ओके, अब एक केजी का पत्थर फेंका जाता है 20 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस, इस पे फेंका जाता है, इस पे, एंड कम्स टू रेस्ट। और वो स्टोन देखो, सिंपल सी बात है, वो स्टोन अगर इसके अक्रॉस से फेंकोगे, ये स्टोन है कितने केजी का है? 1 केजी का है। इसके अक्रॉस अगर फेंकोगे तो ये स्टोन कहीं ना कहीं जाके तो रुकेगी। हमने पिछले वाले कुछ क्वेश्चंस में ही देखा कि फ्रिक्शनल फोर्स लगता है जिसके कारण ये अपने आप रुक जाती है। यहाँ पे फ्रिक्शन कौन लगा रहा होगा? यहाँ पे फ्रिक्शन ये जो लेक है, जो जमी हुई है, फ्रोजन है तो आइस हो गई ना, ये आइस क्या लगाएगी? इसके ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगी इस डायरेक्शन में, और उसे क्या कर लेगी? रोक लेगी इस स्टोन को। ये स्टोन कितनी रफ्तार से चल रही है आगे? 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से। ठीक है, ये रेस्ट में आ जाती है, यहाँ पे आ जाती है। तो सोचो अगर इसको 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से फेंका ही गया था तो इनिशियल क्या हो जाएगा? 20 मीटर प्रति सेकंड। इतने ही रफ्तार से फेंका गया, तो जिस रफ्तार से फेंका गया वो इनिशियल हो गई। अब ये धीरे 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 इसकी स्पीड गिरते चली गई, कम होते चली गई, और ये रुक गई फ्रिक्शन की वजह से। जब ये रुक जाएगी तो इस खास पॉइंट पे इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर प्रति सेकंड बोल सकते हैं हम। 0 मीटर प्रति सेकंड इसकी फाइनल वेलोसिटी है। आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, ये भी बताया गया है ये जो दूरी ये चल पड़ी ये कितनी है? 50 मीटर दूरी चलने के बाद ये रुकती है, ये भी कहा गया। व्हाट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड आइस? तो ये जो पत्थर है, स्टोन है, और ये जो आइस है, ये पूरे रास्ते में कितना फ्रिक्शनल फोर्स लग गया जिसको ये झेल नहीं पाई और रुक गई है वापस। ये रुक गई एक समय में, ठीक है, ये चलते गई और एक फ्रिक्शनल फोर्स लगते गया और अंत में जाके ये बोली कि हमसे ना हो पाएगा और ये रुक गई। राइट, कितना फ्रिक्शनल फोर्स लग गया है। पहले ये देखना है जितना बॉल अपनी पूरी जर्नी में फोर्स लगाया होगा उतना ही फोर्स बर्फ को लगाना पड़ा होगा इसे रोकने के लिए। मान के चलो कोई एक धक्का लगा रहा है मेरे ऊपर धक्का लगा रहा है मेरे चेस्ट के ऊपर 50 न्यूटन का, तो अगर मैं उस 50 न्यूटन को बर्दाश्त करना चाहता हूँ तो मैं भी 50 न्यूटन बदले में लगाऊंगा। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं यहीं पर रहूँ तो मुझे 50 न्यूटन लगाना पड़ेगा ना, उसे रोकने के लिए 50 न्यूटन लगाना पड़ेगा। तो मुझे ये फोर्स कैलकुलेट करना है कि ये कितना फोर्स लगा रही है, स्टोन कितना फोर्स लगा रही है। अगर वो पता चल गया तो ये भी पता चल जाएगा कि आइस बदले में कितना लगा रही है, सेम होगा, तभी तो रुक गई आके। तो चलो निकालते हैं ये कितना फोर्स लगा रही है। तो फोर्स का क्या होता है फॉर्मूला?
फोर्स का फॉर्मूला होता है मास टाइम्स एक्सेलरेशन। मेरे पास मास है, देखो 1 kg मास है मेरे पास, पर एक्सेलरेशन नहीं है। कैसे निकलेगी? एक्सेलरेशन इक्वल क्या होता है? v माइनस यू बाई टी। क्या तुम्हारे पास समय है? क्या t है? नहीं है। तो फिर ये तो नहीं काम आ पाएगा। तुम्हारे पास v है, u है, पर t नहीं है, काम नहीं आ पाएगा। चलो दूसरा कोई इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं क्या? मेरे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। एक है v इक्वल यू प्लस ए टी, एक है s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, और एक है वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। दूरी है, देखना यहाँ पे क्या सेकंड वाला लगेगा क्या? फर्स्ट वाला तो नहीं लग पाएगा, सेकंड वाला लगाते हैं। s है, u भी है, टाइम यहाँ पे t है और यहाँ पे भी t है, दो बार इस्तेमाल हो गया है, और a भी नहीं पता है और t भी नहीं पता है, तो यहाँ पे दो वेरिएबल हो गए, नहीं लग पाएगा। ये वाला देखो थर्ड वाला, v है मेरे पास 0, रुक गई ना आके, तो v 0, u है मेरे पास कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, 2 तो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन नहीं पता, पर s तो पता है ना 50 मीटर, s भी पता है 50 मीटर, तो सिर्फ एक बच गया, a निकल जाएगा ना एक्सेलरेशन। यहाँ से निकालते हैं v 0, तो 0 का स्क्वायर 0, u का स्क्वायर 20 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तब u का स्क्वायर मिल जाएगा। फिर 2 इंटू एक्सेलरेशन नहीं पता, डिस्टेंस कितना है 50 है, दिख रहा है ये सबको, ठीक है। ये नहीं पता है एक्सेलरेशन, यहाँ पे देखो ये एक्सेलरेशन नहीं पता है। मैं क्या करूँगा, 0 इक्वल 450 गुने 100a लिख सकते हैं इसको, 100a। ये देखो तो 400 है, इक्वल के इस तरफ जाएगी, इक्वल के इस तरफ, तो क्या ये -400 नहीं हो जाएगी? हो जाएगी ना ये -400। जब ये -400 हो जाएगी तो इधर क्या बचेगा? इधर 100a बचेगा, 100a। अब ये देखो तो 100 2 0 इसको काट देंगे, a इक्वल कितना आया? a इक्वल आया -4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, आया ना? a इक्वल आया -4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन नेगेटिव में आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि बॉल रुक जा रही है। मैंने बताया आपको, जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो ना, तब हमेशा एक्सेलरेशन नेगेटिव में आता है, क्योंकि वो बॉडी डी एक्सेलरेट कर रही होती है, रिटार्डेशन में। तो अब निकालनी है, देखो फोर्स निकालनी है, तो फोर्स कैसे निकालेंगे? तो फोर्स में भी क्या है, फोर्स में फ्रिक्शनल फोर्स निकालनी है। तो जितनी स्टोन लगा रही होगी आइस पे, उतनी ही आइस स्टोन पे लगा रही होगी, तो दोनों के बीच का फ्रिक्शनल फोर्स तो सेम ही होगा। तो मैं अगर सिर्फ स्टोन का निकालूँ अभी, तो स्टोन का जो रिजल्ट आएगा वही मुझे आइस का दे देगा, दोनों के बीच का दे देगा आंसर। तो स्टोन के द्वारा जो फोर्स लग रही है, फोर्स ड्यू टू स्टोन इज मास टाइम्स एक्सेलरेशन। मास कितनी है स्टोन की? 1 kg। एक्सेलरेशन कितनी आई अभी -4, तो -4 न्यूटन, है ना? ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि जितनी फोर्स आइस के द्वारा लग रही है, सॉरी मैं आइस लिख रहा हूँ यहाँ पे, जितनी फोर्स स्टोन के द्वारा लग रही है उतनी ही फोर्स आइस के द्वारा लगेगा, और दोनों के बीच का फोर्स 4 न्यूटन हो जाएगा। मैं माइनस इसलिए नहीं कंसिडर करूँगा अभी, क्योंकि माइनस डायरेक्शन बतलाती है। मान के चलो आप ऐसे मान रहे हो कि स्टोन आइस पे -4 न्यूटन लगा रही है, तो आइस कितनी लगाएगी? 4 न्यूटन लगाएगी, राइट। माइनस क्या देता है? सिर्फ डायरेक्शन के बारे में बतलाता है। अगर आप इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हो तो इस डायरेक्शन को नेगेटिव लेना होगा, ठीक। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 4 न्यूटन। 4 न्यूटन फ्रिक्शनल फोर्स है दोनों के बीच का। तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। इसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर दिए, बहुत ही आसान तरीके से। अगर आपको समझ में आया तो बहुत बढ़िया, आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और जो पार्ट 2 और पार्ट 3 है जल्द ही आ जाएगी। मैं पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 12 तक कवर करूँगा। पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 13 से क्वेश्चन नंबर 18 तक होगी, और फिर ये NCERT एक्सरसाइज सॉल्यूशन दूसरे चैप्टर की कंप्लीट हो जाएगी। एक ही क्लास में सारा कुछ बता देना, पूरे एक्सरसाइज को सॉल्व कर देना। शायद बोरिंग हो सकता था आपके लिए भी और मेरे लिए भी, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता, लंबा वीडियो बन जाता, जो कि मैं नहीं चाहता था। अपलोड करना भी होता है, तो ये सब थोड़ी सी दिक्कतें हैं, तो आप एडजस्ट कीजिए। पार्ट 2 और पार्ट 3 जल्द ही आ जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, और अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए हमारे वीडियोज़ की जो आएंगी आगे, तो आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आज के लिए धन्यवाद।